मैं अभिनीश सुराणा, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पदस्थ। एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए उनके सप्तम प्रश्न पत्र मीडिया लेखन एवं अनुवाद के अंतर्गत कार्यालयीय अनुवाद में प्रशासनिक प्रयुक्तियाँ पद नाम पर मैं अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, इस विषय में आने वाली समस्याओं पर हम बात करेंगे। उसके पूर्व हम यह देखेंगे कि एक अनुवादक के रूप में कार्यालय में जिन प्रशासनिक प्रयुक्तियों, पदनामों एवं विभागों के नामों का अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है, इस हेतु कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं और सही अनुवाद हम कैसे कर पाएँ, हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इस संदर्भ में हम ये बात करते हैं। हम ये देखते हैं कि प्रायः प्रत्येक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय से डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त करके जब वास्तविक जीवनचर्या के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह एक प्रकार की शिक्षा अर्थात सैद्धांतिक शिक्षा तो प्राप्त कर चुका होता है, लेकिन उसे उसकी प्रयोगात्मक विविधता तथा व्यवहार का ज्ञान नहीं होता। प्रायः इस बात को सभी जानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में एमए उत्तीर्ण होने या डॉक्टरेट लेने के बाद भी वह राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में विश्वविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद कोई भी अर्थशास्त्री नहीं हो जाता और इसी क्रम में न इंजीनियर या डॉक्टर। अतः ऐसे ज्ञान उन व्यक्तियों को प्रयोगात्मक क्षेत्र में उतार कर ही कुछ प्राप्त करना होता है। इसी प्रकार की स्थिति अनुवादक की होती है। प्रायः सभी शिक्षित व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्राप्त शिक्षा का उपयोग करना सीखे। इसके लिए उसे अपने ज्ञान क्षेत्र के प्रयोगात्मक रंगमंच पर उतरना होता है। जो लोग जिस क्षेत्र में अनुवादक की भूमिका में उतरना चाहते हैं, उन्हें अनुवाद के क्षेत्र में उसी प्रकार उन चीज़ों को अपनाना चाहिए जैसे उस क्षेत्र में आने वाली जो व्यावहारिक पहलू है उस पर ध्यान देना चाहिए। व्यावहारिक जीवन में साहित्य के अनुवाद को छोड़कर किसी भी प्रकार के अनुवाद कार्य का कोई अलग क्षेत्र नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे पहले पत्रकारिता में दक्ष होना पड़ेगा। उसे समाचारों का अनुवाद करने का अभ्यास करना होगा। इसकी सहायक अनुवाद शाखाएं साहित्यानुवाद से जुड़ी हुई होती हैं। प्रायः पत्रकार को सभी प्रकार के अनुवाद कार्यों का ज्ञान होना उपयोगी होता है। वैसे समाचार पत्रों से विशिष्ट ज्ञानाश्रयी लेखों आदि को अनुदित करने के लिए विशेष व्यक्ति भी होते हैं। इसी प्रकार से बैंक, एलआईसी आदि प्रतिष्ठानों के अनुवाद कार्य हैं। वैसे सभी प्रकार के औपचारिक कार्य से संबंधित अनुदित रूपपत्र कार्यालयों में रहते हैं, परंतु इन रूपपत्रों को तभी भरा जा सकता है जब भरने वाला उनकी अपेक्षित बातों को समझ सके। इसी कारण भारत में जब से हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली है, ऐसे प्रारूप अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही दिए जाने की प्रथा चल रही है। इनको इनकी दोनों भाषाओं में समझकर कार्यालयीय कार्य में शब्द रचना, अर्थ रचना की प्रकृति तथा उनके आशय को समझा जा सकता है और अवसर पड़ने पर संबंधित व्यवहार प्रसंग में उपयुक्त शब्दों को आवश्यकतानुसार अनुवाद कार्य का आधार बनाया जा सकता है। इसी प्रकार प्रशासन के पत्र प्रपत्रों का भी अध्ययन किया जा सकता है। इसी तरह का अध्ययन अनुवाद कार्य में विशेषज्ञ बनने के लिए बहुत ही लाभदायी होता है। व्यापारिक संस्थानों या अन्य प्रकृति के कार्यों से जुड़े संगठनों में भी होने वाले पत्राचार, प्रारूप आदि साहित्य का अध्ययन कर उसमें प्रयुक्त तकनीकी भाषा प्रयोग तथा
स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा के प्रारूपण, आदेश, ज्ञापन, अधिसूचना, टिप्पणी आदि के लेखन अंतर को समझना चाहिए। प्रशासन के कामकाज में जिन टिप्पणियों तथा रूढ़ि शब्दों का प्रयोग होता है उनको प्रशासनिक शब्दावली कहते हैं। प्रशासनिक शब्दावली में पारिभाषिक शब्दों की तरह शब्दों का अभिधा अर्थ ग्रहण किया जाता है। प्रशासनिक शब्दों में लक्ष्यार्थ का प्रयोग उचित नहीं समझा जाता तथा व्यंग्यार्थ अशोभनीय माना जाता है। अनुवाद प्रसंग में यह ध्यान रखना चाहिए कि विषय सापेक्षिता प्रशासनिक शब्दावली की मुख्य विशेषता होती है। प्रशासनिक शब्दावली में शब्दों के मानक रूपों को निर्धारित करके प्रयोगजन्य बनाया जाता है। प्रशासनिक शब्दावली पारिभाषिक शब्दावली का एक ही क्षेत्र विशेष है। प्रशासनिक शब्दावली का निर्माण प्रायः पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांतों के आधार पर ही किया जाता है। इस कार्य में मानक शब्दों के आधार पर भाषा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में शब्दों के परंपरागत सुनिश्चित रूपों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। उनको विकृत करना उचित नहीं होता है। इस प्रकार के शब्दों में प्रायः विस्तार और संकोच होने पर भी अर्थ प्रकटीकरण में सरलता आती है। इस प्रकार के शब्दों का अपने आप में कठिन और सरल होना उनके प्रचलन पर निर्भर करता है। शब्दों का जितना अधिक प्रचार प्रसार होगा, शब्द उतने ही अधिक स्वीकृत और सरल होंगे। वस्तुतः भाषा चाहे कोई भी हो, जब तक वह प्रचार प्रसार तथा प्रयोग में नहीं आती, वह कठिन ही लगती है। अतः प्रशासनिक शब्दावली भी प्रारंभ में कठिन ही मालूम होती है, लेकिन प्रचार प्रसार से वह स्वयमेव सामान्य हो जाती है। प्रशासनिक शब्दावली में प्रचलन के आधार पर विकसित बहुउपयोगी शब्दों की अंग्रेजी में अनुवाद जो होते हैं वह अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किए जाते हैं। हम प्रयुक्तियों की बात करें तो कुछ अंग्रेजी की प्रयुक्तियाँ जो हिंदी में किस प्रकार से अनुदित की जाती हैं और प्रयोग में लाई जाती हैं, ये बात देखेंगे। हम ये जानते हैं कि हमारी कार्य पद्धति पर, हमारे कार्यालयों पर, खासतौर से शासकीय कार्यालयों पर अभी भी अंग्रेज़ों के द्वारा जो प्रशासन पे कार्य किया जाता था, उस पे जो विभाग के दफ्तर या कार्यालय कार्य करते थे, वही चीज़ें आज भी लागू होती हैं। इस कारण लगभग उन्हीं अंग्रेजी प्रयुक्तियों के अनुवाद हिंदी में किए जाते हैं। कुछ उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि अंग्रेजी की कई प्रयुक्तियां हैं। हम देखते हैं एक शब्द आता है ऊपर उद्धृत। ये हिंदी में अनुवाद किया गया है अंग्रेजी से। इसके लिए अबोव सीटेड शब्द है। मैं कुछ और उदाहरण दूंगा, आप लगातार इसे ध्यान से सुनेंगे। ऊपर बताई गई प्रक्रिया लागू नहीं होगी, ये बना है, इसका अनुवाद हुआ है अबोव प्रोड्यूसर विल नॉट अप्लाई। मैं आसान होगा इसके लिए एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पहले हम अंग्रेजी की अभियुक्तियों को देखें जो कि कार्यालय में प्रयुक्त की जाती है विभिन्न अधिकारियों और उनके सहायकों के द्वारा, और फिर उसका हिंदी में अनुवाद देखें। एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ लेटर, इसका हिंदी अनुवाद है पत्र की पावती भेजें। आफ्टर डिस्कशन, विचार विमर्श के बाद। अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, लोक हित के विरुद्ध। अप्रूव्ड एज प्रपोज्ड, यथा प्रस्तावित, अनुमोदित। एज ए रूल, नियमतः। एज डायरेक्टेड,
निर्देशानुसार, एज अर्ली एज पॉसिबल, यथाशीघ्र, एज रिगार्ड्स, के संबंध में, एज सुन एज पॉसिबल, यथाशीघ्र, एट द लेटेस्ट, देर से देर तक, अवेटेड अप्रूवल, अनुमोदन की प्रतीक्षा है। कुछ और भी अभियुक्तियां हैं, उस पर चर्चा करते हैं। अंग्रेजी की अभियुक्तियां हैं, बैन ऑन क्रिएशन ऑफ पोस्ट, पदों के सृजन पर रोक। इसी प्रकार बाय ऑर्डर ऑफ, के आदेश से, केस हैज बीन क्लोज्ड, मामला समाप्त कर दिया गया है। केस इज टू बी रिन्यूड, मामले पर नए सिरे से विचार करना है। सर्टिफाइड दैट, प्रमाणित किया जाता है कि। कनेक्टेड रिलेवेंट पेपर एंड पुट अप, संबद्ध कागजों के साथ पेश करें। कॉपी फॉरवर्ड फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, दैनिक प्रशासनिक कार्य। डिस्पाइट सेवरल रिमाइंडर्स, कई अनुस्मारक देने पर भी। ड्यू टू निग्लिजेंसी, लापरवाही के कारण। इफेक्टिव स्टेप्स शुड बी टेकन, फाइनल निपटान के लिए कारगर उपाय किए जाएं। फाइनल नहीं, फाइल निपटान के लिए कारगर उपाय किए जाएं। और भी उदाहरण देख सकते हैं। एग्जामिन द प्रपोजल, प्रस्ताव की जांच करें। शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट यू, क्यों न की जाए। ग्रांट ऑफ परमिशन, अनुमति दी जाए। इसी प्रकार हम बहुत सारी अंग्रेजी भाषा में जो प्रयोग में लाई जाने वाली प्रयुक्तियां हैं, उसका हिंदी अनुवाद करते हुए प्रयुक्ति का प्रयोग करते हैं और आगे देखते हैं कि किस प्रकार से इसे हम और समझ सकते हैं। उसी में मैं और आगे कुछ उदाहरण दूंगा जो कि प्रयुक्तियों के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। वर्बल ऑर्डर्स, मौखिक आदेश। वाइट फोलियो फ्लैग्ड, पर्ची लगा पृष्ठ देखिए। विदाउट फर्दर डिले, आगे और विलंब किए बिना। एक्सप्लेनेशन में बी कॉल्ड फॉर, स्पष्टीकरण मांगा जाए। फर्निश डिटेल्स इमीडिएटली, मैटर मोस्ट अर्जेंट, विवरण तुरंत भेजें, मामला परम आवश्यक है। यूअर रिक्वेस्ट कैन नॉट बी एक्यूज्ड, आपका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता। द रिक्वेस्ट में बी रिजेक्टेड, अनुरोध अस्वीकृत कर दिया जाए। इश्यू एज अमेंडेड, यथा संशोधित रूप में जारी करें। सीन एंड रिटर्न, देखकर वापस किया जाता है। इस प्रकार से अनेक प्रयुक्तियां हैं जिसका हम हिंदी में अनुवाद कर विभिन्न कार्यालयों में विभिन्न अधिकारियों के द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है। कुछ प्रशासनिक शब्दावली के अंतर्गत विभिन्न पदनाम को शामिल किया गया है और भी पारिभाषिक शब्दों के अंतर्गत जो प्रशासनिक शब्द हैं विभिन्न विभागों से संबंधित, उनको हम ले सकते हैं। उनके हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों को लिख सकते हैं जो कि आपके अनुवाद में उपयोगी सिद्ध होते हैं। कुछ उदाहरण मैं दे दूं प्रशासनिक शब्दावली के।
जैसे कि एकेडमिक, शैक्षणिक। एक तरफ मैं अंग्रेजी का शब्द बोलता हूँ और दूसरे तरफ मैं उन शब्दावली को कहूँगा जो हिंदी में अंग्रेजी शब्दों के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, अवार्ड, सम्मान, बार्गेनिंग, सौदा करना, बैंकर्स सिक्योरिटी, बैंकर प्रतिभूति, बजट, हिंदी में भी बजट ही कहा जाता है, कैरियर, वाहक, कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय, डायरेक्शन, निर्देशन, डायरेक्टरी, निर्देशिका, डिफामेशन, मानहानि, सोसाइटी, यहाँ पर समिति इसका अनुवाद होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा, काउंसिल, परिषद, पदनामों के संदर्भ में हम ये जानते हैं कि पदनाम किसे कहा जाता है जब किसी विभाग में किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति उस कार्य के आधार पर होती है तो उसका एक पद बनाया जाता है और उसे एक नाम दिया जाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अकाउंट ऑफिसर, लेखा अधिकारी। अब जो लेखा का काम संभालता है और उसकी सारी देखरेख करता है उसे हम लेखा अधिकारी कह सकते हैं। एडल्ट एजुकेशन ऑफिसर, प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी। इस प्रकार से बहुत से शब्द हमारे सामने आएंगे जो अंग्रेजी के हैं जिनका कि हिंदी में अनुवाद करके हम हिंदी के पदनाम मुँह में देखते हैं। एडवोकेट जनरल, महाअधिवक्ता, एम्बेसडर, राजदूत, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञानी, असिस्टेंट कैशियर, रोकड़िया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रोकड़िया कैशियर के लिए उपयोग में लाया जाता है, लेकिन अगर सहायक रोकड़िया हुआ तो वह शब्द असिस्टेंट कैशियर के लिए बना है। अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, चेयरमैन, सभापति, चांसलर, कुलाधिपति, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मुख्य वन संरक्षक, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, मुख्य लेखा नियंत्रक, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, कस्टोडियन, अभिरक्षक, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, उप महानिदेशक, डिप्टी सेक्रेटरी, उप सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ एनफोर्समेंट, प्रवर्तन निदेशक, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड, जिला विकास बोर्ड, एडिटर इन चीफ, प्रमुख संपादक, इलेक्शन कमिश्नर, निर्वाचन आयुक्त, एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी, पदेन सचिव, गवर्नर, राज्यपाल,